दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा इंसान जिसकी पहचान किताबों से शुरू हुई और जो एक दिन देश के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पश्चिमी दुनिया को भारतीय दर्शन की गहराई समझाई और भारत को नैतिक मूल्यों की राह दिखाई। यह कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, एक ऐसे शिक्षक की जिनका जन्मदिन आज भी पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन कैसा था, क्या मुश्किलें उन्होंने झेली और आखिर क्यों दुनिया उन्हें भारत का सबसे बड़ा दार्शनिक और शिक्षक मानती है। आइए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम डॉक्टर राधाकृष्णन की पूरी जीवन यात्रा को विस्तार से जानेंगे। बचपन से लेकर शिक्षा, दर्शन से लेकर राजनीति और शिक्षक दिवस की शुरुआत से लेकर उनकी अमर विरासत तक। साल था 1888, तारीख थी 5 सितंबर, स्थान मद्रास प्रेसिडेंसी का एक छोटा सा गांव तिरुतनी। यहीं एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। किसने सोचा था कि यह छोटा सा बालक एक दिन दुनिया के सबसे महान शिक्षकों और दार्शनिकों में गिना जाएगा। उनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरस्वामी, जो स्थानीय जमींदार के यहाँ अकाउंटेंट की नौकरी करते थे। माँ का नाम था सिटमा। परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, आय सीमित थी, लेकिन परिवार धार्मिक और संस्कारों में गहरा विश्वास रखता था। घर का माहौल साधारण था, परंतु शिक्षा को महत्व दिया जाता था। राधाकृष्णन का बचपन भले ही गरीबी में बीता हो, लेकिन ज्ञान के प्रति उनकी भूख बचपन से ही असाधारण थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो दुनिया को समझाना हो, जानना हो और फिर दूसरों को बताना हो। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुपति और तिरुतनी में ही प्राप्त की। बचपन में उन्हें संस्कृत और धार्मिक ग्रंथ पढ़ाए गए। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, तब तक वे भगवत गीता और उपनिषदों के कई श्लोक याद कर रहे थे। यह वही दौर था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। पश्चिमी शिक्षा और भारतीय परंपरा के बीच एक टकराव चल रही थी और राधाकृष्णन इस टकराव को अपने जीवन में महसूस करने लगे। राधाकृष्णन का दाखिला मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में हुआ। यह वही जगह थी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। कॉलेज में उन्होंने फिलॉसफी विषय चुना। यहाँ पर उन्होंने पश्चिमी विचारकों प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम, कांट, हेगल का गहन अध्ययन किया। पश्चिमी दर्शन पढ़ते हुए उनके मन में एक ऐसा सवाल रहा, क्या भारतीय दर्शन केवल पूजा पाठ और अंधविश्वास तक सीमित है या इसमें भी वही गहराई है जो पश्चिमी विचारकों में। यह सवाल आगे चलकर उनकी पूरे जीवन यात्रा का आधार बनने वाला था। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने भारतीय दर्शन को आधुनिक दृष्टिकोण से समझना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि पश्चिमी विद्वानों ने भारतीय सोच को अक्सर गलत समझा है। इसी को सुधारने के लिए उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। सोचिए, एक युवा छात्र जो अपने ही देश की पहचान को दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत कर रहा था। यह शुरुआत थी उस लंबी यात्रा की जहां राधाकृष्णन भारत की आवाज बनकर पूरी दुनिया में गूंजने वाले थे। 1918 में उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर ज्वाइन किया। उनका लेक्चर सुनने के लिए छात्र घंटों इंतजार करते थे। उनकी शैली अलग थी, वे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे बल्कि जीवन को समझाते थे। उनका मानना था शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यही सोच उन्हें एक महान शिक्षक बनाने वाली थी। साधारण गांव का यह बच्चा अब विश्वविद्यालय का चमकता सितारा बन चुका था। लेकिन क्या यह सफर यहीं रुकने वाला था? नहीं, यह तो बस एक शुरुआत थी। आगे चलकर यही युवा प्रोफेसर भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनने वाला था। उनके लेक्चर्स इतने प्रभावशाली होते थे कि छात्र उनके नोट्स को किताब मानकर पढ़ते थे। वे जटिल से जटिल विषय को सरल भाषा में समझाते थे। राधाकृष्णन सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे। उनके क्लासरूम में पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं थी बल्कि जीवन का दर्शन भी वहां सिखाया जाता था। वे मानते थे शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण है। उनका प्रसिद्ध कथन है, शिक्षा का अर्थ है हमें स्वतंत्र विचार करने योग्य बनना। वे हर व्याख्यान में छात्रों को सोचने, प्रश्न करने और आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करते थे। राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन को आधुनिक युग के लिए नए शब्दों में प्रस्तुत किया।
प्रमुख कृतियां इंडियन फिलोसफी में जिसने पश्चिमी जगत को पहली बार भारतीय सोच से गहराई से परिचित कराया, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द भगवद गीता, ईस्टर्न रीजन एंड वेस्टर्न थॉट। इन किताबों ने उन्हें न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का दार्शनिक बना दिया। उनका उद्देश्य था पश्चिमी को यह बताना कि भारतीय दर्शन केवल प्राचीन ग्रंथों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवन की गहराई और आधुनिक समय की चुनौतियों का उत्तर भी है। उन्हें वहां स्प्लैटिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रीजन एंड एथिक्स नियुक्त किया गया। यह पद किसी भारतीय को पहली बार मिला था। उनके व्याख्यानों में पश्चिमी विद्वान, राजनेता और छात्र मंत्रमुग्ध होकर सुनते। जब राधा कृष्ण मंच पर बोलते थे तो सिर्फ भारत की आवाज नहीं सुनाई देती थी, बल्कि पूरी पूर्वी सभ्यता की गरिमा और दर्शन वहां गूंजता था। उन्होंने बार बार कहा कि भारत और पश्चिम को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। वे पश्चिमी विज्ञान और भारतीय अध्यात्म को जोड़ने में विश्वास रखते थे। उनका कथन था, भारत का दर्शन अध्यात्म में गहराई देता है और पश्चिमी का दर्शन व्यवहारिकता सिखाता है। दोनों का संगम ही भविष्य है। उनके छात्रों ने बाद में कहा कि राधा कृष्ण को सुनना मानो ज्ञान के महासागर में डूबना है। वे कभी नोट्स नहीं पढ़ते थे, मंच पर खड़े होकर सहज भाषा में इतना गहराई से समझाते कि हर विद्यार्थी प्रेरित हो जाता। उनकी ख्याति केवल भारत तक सीमित नहीं रही। 1930 और 1940 के दशक तक वे विश्व स्तर पर भारतीय दर्शन के सबसे प्रसिद्ध प्रवक्ता बन चुके थे। उन्हें कई विश्वविद्यालयों ने ऑनरी डॉक्टरेट्स से सम्मानित किया। ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप में उन्हें भारतीय सभ्यता का चेहरा माना जाने लगा। ज्ञान और शिक्षा की इस यात्रा ने राधा कृष्ण को विश्व मंच पर स्थापित कर दिया था, लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इतिहास ने उन्हें एक नई भूमिका दी। अब वे सिर्फ शिक्षक और दार्शनिक नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उनकी भूमिका शुरू होने लगी थी। जब भारत आजाद हुआ उस समय राधा कृष्ण केवल एक दार्शनिक और शिक्षक नहीं थे, वे भारत की बौद्धिक पहचान बन चुके थे। प्रधानमंत्री नेहरू और अन्य नेताओं ने उन्हें राजनीति से जुड़ने के लिए आग्रह किया। भारत को आजादी तो मिल गई थी, लेकिन देश को एक नए विचार, नई सोच और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गरिमा देने वाले चेहरों की जरूरत थी। ऐसे में राधा कृष्णन को केवल एक प्रोफेसर बने रहना मंजूर नहीं था। उनकी कलम अब राजनीति की एक नई किताब लिखने वाली थी। 1946 में ही उन्हें यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि बनाया गया। वहां उन्होंने शिक्षा, शांति और सांस्कृतिक समझ को लेकर भारत की आवाज बुलंद की। उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और विद्वता ने उन्हें एक आदर्श राजनयिक बना दिया। उन्हें सोवियत संघ में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। शीत युद्ध का दौर था और पश्चिम और सोवियत संघ के बीच तनाव बढ़ चुका था। इस कठिन समय में राधा कृष्ण ने भारतीय तटस्थता और शांति का संदेश दिया। उनकी गहरी समझ और शांत स्वभाव ने सोवियत नेताओं का दिल जीत लिया। कहा जाता है कि स्टालिन ने राधा कृष्ण के सामने कठोर चेहरा छोड़कर सहज बातचीत की थी। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। 1952 में राधा कृष्णन को भारत का पहला उपराष्ट्रपति चुना गया। इस पद का सृजन भारत के नए संविधान में हुआ था। वे लगातार 2 कार्यकाल तक इस पद पर रहे, 1952 से 1962 तक। वे राज्यसभा के सभापति बने। उनके भाषण गहरी विद्वता और व्यंग से भरपूर होते थे। कभी कभी जब संसद में हंगामा होता तो वे हंसी ठिठोली से माहौल शांत कर देते। उनकी शैली में गरिमा थी, हास्य था और सबसे बढ़कर गहरी सोच थी। राज्यसभा के सदस्य कहते थे कि राधा कृष्णन के रहते हुए संसद केवल राजनीति का मंच नहीं रही, बल्कि ज्ञान और शालीनता का घर भी बन गई। उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वे खुद को पहले शिक्षक ही मानते थे। एक बार छात्रों ने उनसे पूछा, सर आप इतने बड़े पद पर हैं, क्या हमें भूल जाएंगे? राधा कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आज तक सिर्फ एक ही पहचान अपनाई है, शिक्षक की, और वही मेरी सबसे बड़ी उपाधि है। 1962 में जब वे राष्ट्रपति बने, छात्रों और शिक्षकों ने उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर आप सचमुच मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तब से हर साल 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कई देशों की यात्रा की। जहां जहां वे गए उन्हें भारत की बौद्धिक छवि के रूप में सम्मान मिला। वे शांति, शिक्षा और आध्यात्मिकता के प्रवक्ता बने रहे। 10 साल तक उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा देने के बाद राधा कृष्णन अब भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद की ओर बढ़ रहे थे।
1962 में उन्हें मिला वह सम्मान जिसकी वे असल में हकदार थे। अब उनकी यात्रा पहुंची थी राष्ट्रपति भवन तक। 13 मई 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद उनकी नियुक्ति हुई। वे पहले शिक्षक थे जो राष्ट्रपति बने। वह दिन केवल डॉक्टर राधाकृष्णन का नहीं बल्कि पूरे भारत का गर्व का दिन था, क्योंकि अब देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद एक ऐसे इंसान के हाथों में था जो जीवन भर किताबों और शिक्षा से जुड़ा रहा था। संसद के संयुक्त सत्रों में वे भाषण गहरी दार्शनिकता और व्यंग से भरे होते थे। उन्होंने हमेशा नेताओं को नैतिक मूल्यों की याद दिलाई। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद भारत चीन युद्ध छिड़ गया। प्रधानमंत्री नेहरू बेहद निराश थे। इस कठिन समय में राधाकृष्णन ने राष्ट्र को संयम और साहस का संदेश दिया। उन्होंने कहा था, हमारी असली ताकत हमारी आत्मा में है। अगर हम एकजुट रहें तो कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर सकती। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सैनिकों और नागरिकों को प्रेरित किया। उन्होंने रेडियो संदेश में कहा, हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यह केवल हमारी सीमा की लड़ाई नहीं है, यह हमारी आत्मा की रक्षा की लड़ाई है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी। वे मानते थे कि भारत की असली प्रगति शिक्षा और संस्कृति से ही होगी। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति बनने के बाद जब छात्रों और शिक्षकों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा, तो उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर आप शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाएंगे तो मुझे गर्व होगा। तभी से हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाने लगा। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को मजबूत किया। वे विश्व के नेताओं से शिक्षा, शांति और मानवता की बात करते थे। उन्होंने कहा था, राष्ट्र केवल सैन्य शक्ति से महान नहीं बनता, बल्कि अपनी शिक्षा और संस्कृति से महान बनता है। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद वे बेहद सरल जीवन जीते थे। उनका दिन अक्सर किताबों के बीच ही बीतता था। वे छात्रों से सीधे संवाद करते और उन्हें प्रेरित करते। उनका कार्यकाल 1967 में समाप्त हुआ। वे राजनीति से धीरे धीरे दूर हो गए, लेकिन राष्ट्र उन्हें कभी भूल नहीं सका। 1962 से 1967 तक का समय केवल राष्ट्रपति राधाकृष्णन का नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास का वह अध्याय था जहां दर्शन, शिक्षा और राजनीति एक साथ जुड़े। राष्ट्रपति भवन से विदाई के बाद उनका जीवन एक शांत साधक की तरह बीता, लेकिन उनकी विरासत आज भी उतनी ही जीवित है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने सत्ता से किनारा कर लिया और फिर से अपने सबसे बड़े प्रेम किताबों और शिक्षा की ओर लौट गए। वे मद्रास और बेंगलोर में अपने परिवार और विद्यार्थियों के बीच समय बिताने लगे। राष्ट्रपति भवन से निकलकर वे उसी विनम्रता से अपने साधारण जीवन में लौट आए जैसे कभी वहां गए ही न हों। पद से हटने के बाद भी उनका कलम चलता रहा। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे जिसमें भारतीय दर्शन और धर्म पर गहन विचार थे। उनकी रचनाएं छात्रों और विद्वानों के लिए आज भी मार्गदर्शन मानी जाती है। वे कहते थे, ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता, यह तो एक अंतहीन यात्रा है। विश्व शांति और शिक्षा के लिए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण दिए। संयुक्त राष्ट्र और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। उन्हें हमेशा एक फिलोसोफर प्रेसिडेंट कहा गया। 1970 के दशक में उनकी सेहत कमजोर होने लगी, फिर भी उन्होंने दर्शन और शिक्षा पर लिखना और विद्यार्थियों से संवाद करना जारी रखा। 1975 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि उसका पूरा राष्ट्र उसे अपना सर्वोच्च सम्मान दे। 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु पर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में शोक मनाया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शिक्षक, छात्र, हर कोई भावुक था। उनकी सबसे बड़ी धरोहर है शिक्षा और नैतिकता की सीख। हर साल 5 सितंबर को जब शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो यह केवल शिक्षकों का सम्मान नहीं बल्कि राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि भी होती है। उनकी किताबें, उनके विचार और उनके भाषण आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाला नहीं होता बल्कि वह राष्ट्र का निर्माता होता है।
एक गरीब ब्राह्मण परिवार का बच्चा जो पेंसिल तक खरीदने में संघर्ष करता था, आज करोड़ों छात्रों के दिल में आदर्श शिक्षक बनकर जीवित है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कहानी हमें यह बताती है कि पद, सत्ता और शोहरत सब क्षणिक है, लेकिन शिक्षा, ज्ञान और मूल्य की वो धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा दिशा दिखलाती रहती है। शायद इसलिए हर बार जब कोई बच्चा अपने गुरु को प्रणाम करता है तो कहीं न कहीं राधा कृष्ण की आत्मा मुस्कुरा उठती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि अगली बार किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। जय हिंद।